हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, गुड। तो बच्चे, हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल वहीं से आज की क्लास जहां पे हमने लास्ट की क्लास एंड करी थी। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क एवरेज वेलोसिटी के ऊपर, और वो क्वेश्चन मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख भी रखा है। और हम इंश्योर करेंगे कि आपने जो किया था, आपने जो इसका सोल्यूशन ट्राई किया होगा और जो उसका आंसर निकाला होगा वो सही है या नहीं है, और उसका मेथड जो आपने यूज किया है वो भी करेक्ट है कि नहीं। ठीक है बेटा? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। You are given in the question that from A to B, a car moves 30 km with a speed of 30 km per hour. And next part of the journey, that means 90 km. We don't know what is the velocity, with which velocity it moves, so that the average velocity should come 60 km per hour. ठीक है? टोटल डिस्टेंस इज 120 किलोमीटर, उसमें 30 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से। 90 किलोमीटर जो बाकी बच गया वो किस वेलोसिटी से या किस स्पीड से ट्रेवल करना है ताकि एवरेज वेलोसिटी निकल के आए या एवरेज स्पीड निकल के आए 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है? अब हमको देखना है इसका सोल्यूशन कैसे है। तो सबसे पहले बेटा टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 30 प्लस 90, दो पार्ट में ट्रेवल हुआ है 120 किलोमीटर। ये तो फर्स्ट केस हुआ। ओके, मतलब आपने टोटल डिस्टेंस निकाल लिया। अब हमें क्या करना होता है? टोटल टाइम निकालना होता है। तो मैं पहले निकालता हूं टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में जो टाइम लगा उसको मैं t1 मान लेता हूं, और टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज 30 एंड द स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम आ गया 1 आवर। ओके, अब फिर हमारे पास था टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी। बी से सी तक टाइम कितना लगा? दैट इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस इज 90 किलोमीटर एंड वेलोसिटी इज v2। ये v2 ही निकालना है हमको, पता नहीं किस वेलोसिटी से वो मूव करेगा। ठीक है बेटा? तो चलिए अब देखते हैं। देयरफॉर टोटल टाइम टेकन t is equal to t1 plus t2 is equal to 1 plus 90 upon v2। ये टोटल टाइम आ गया। तो फिर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? देयरफॉर एवरेज स्पीड v average is equal to total distance traveled upon total time taken। total distance traveled distance upon total time total distance upon total time। अब जरा इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हम सॉल्व करके लेके आए। अब इस डायग्राम का काम नहीं है। लेट्स सी। तो v एवरेज आपके पास आ गया टोटल डिस्टेंस दैट इज 120 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन निकाला हमने 1 प्लस 90 अपॉन v2। 1 प्लस 90 अपॉन v2 ये निकल के आया। ठीक है, अब जरा वैल्यू पुट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू थी हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर, तो पुट हियर 60 इज इक्वल टू 120 अपॉन 1 प्लस 90 अपॉन v2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलता है? 60 इंटू 1 प्लस 90 अपॉन v2 इज इक्वल टू 120। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैथमेटिकली मिस्टेक कर देते हैं। वो क्या मिस्टेक हो जाती है मैं आपको बताऊं। जैसे आपको पता है कि ये जो अपॉन है 90 के अपॉन में v2 है, होल अपॉन में v2 नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्टार्ट तो करते हैं सही और करते करते इसको होल अपॉन बना देते हैं, जबकि ये होल अपॉन में था नहीं। अगर आपने इसको होल अपॉन बना दिया तो फिर आगे सब गलत हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि आप शुरू से लेकर आखिरी तक कोई मैथमेटिकल मिस्टेक ना करें। ओके, देन 60 से 120 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में। अब क्या है हमारे पास?
अब हमारे पास आ गया 1 प्लस 90 अपॉन V2 इज इक्वल टू 2। तो सॉल्व कैसे करें? अब मैं इस ब्रैकेट को हटा भी दूं तब भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि उसको हम सॉल्व कर चुके हैं। 1 को उधर भेज दो, 90 अपॉन V2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, दैट इज 1। तो फिर फाइनली क्या है हमारे पास? So finally after solving it, we get V2 is equal to 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? V2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो V2 is equal to 90 किलोमीटर पर आएगा। एंड दिस इज द आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था बेटा, वो इस तरीके से होना था। ठीक है? अब आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इसकी डेफिनेशन एग्जाम में बहुत आती है, एंड दैट टॉपिक इज एक्सेलरेशन। ठीक है? जिन बच्चों ने थोड़ा लेट जो है ना इसको किया हो, वो एक बार दोबारा से इसका सोल्यूशन देख लेंगे बेटा। Now we have the next topic, acceleration. Acceleration denoted by symbol small a। इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए ये टॉपिक आपके बहुत काम आने वाला है, और जनरली हम जितने भी टॉपिक अब इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट ऑल उन सब के अंदर एक्सेलरेशन वर्ड आएगा। ठीक है? तो अब सुनिए, पहली बात मीनिंग समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, फिर हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। हमने एक्सेलरेशन को अगर कम भी सुन रखा है तो एक्सेलरेटर को बहुत ज्यादा सुन रखा है। बहुत कॉमन वर्ड है एक्सेलरेटर। अब एक्सेलरेटर कहां है? एक्सेलरेटर स्कूटी में है, कार में है, बस में है। जितनी आप मशीन्स देखते हैं बेसिकली, जो ऐसी मशीन्स हो ट्रेन में चलती हैं, जो स्ट्रेट लाइन पे चलती है बेसिकली, ठीक है, ट्रेन में भी एक्सेलरेटर होता है। तो बेसिकली ये जितनी भी चीजें होती हैं जो रनिंग है, मशीन्स हैं जो चलती हैं, रोड पे चलती हों और एयर में चलती हों, वाटर में चलती हों, इन सब में स्पीड बढ़ाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटर। ये हम सब लोग जानते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप स्कूटी चला रहे हैं, ठीक है, तो स्कूटी चलाते हुए आपको स्कूटी की स्पीड बढ़ानी है तो क्या करोगे? तो आप कहेंगे एक्सेलरेटर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो बेसिकली एक्सेलरेटर जो आपके पास है उसका काम क्या है? स्पीड को इंक्रीज करना। ठीक है? तो यहां पर आपको दो बातें समझनी है। व्हेन वी इंक्रीज द स्पीड, और जनरली मैं स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए स्पीड एंड वेलोसिटी दे आर सेम। जब कोई चीज स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रही होती है तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होती है। ठीक है? डायरेक्शन का कोई चेंज नहीं आता। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि इफ वी इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें जो काम करना पड़ता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। उसके लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको बोलते हैं एक्सेलरेटर। ठीक है? तो whenever we have to increase the speed or velocity of an object, we require a term which is called accelerator. ठीक है? और this is called as acceleration. अब अगर आपको स्पीड कम करनी होती है तो क्या करते हैं? मान लो स्पीड किसी व्हीकल की ज्यादा थी और हम उसको कम करना चाहते हैं, क्या करोगे? आप डी एक्सेलरेशन करेंगे। डी एक्सेलरेशन का मतलब आपको ब्रेक्स लगाने पड़ेंगे, और अगर आप ब्रेक्स लगा रहे हैं, डी एक्सेलरेशन कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिटार्डेशन। तो यहां पे आपको दो वर्ड सीखना है, एक एक्सेलरेशन और एक रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन जो वर्ड आता है वो किस चीज के लिए आता है? एक्सेलरेशन आता है व्हेन वी इंक्रीज द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन आता है व्हेन वी डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। लेकिन स्पीड किसके रेस्पेक्ट में होगा ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है? एंड व्हेनेवर देयर इज द कांसेप्ट ऑफ डिक्रीमेंट इन द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज नोन एज डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। अब बात क्या करते हैं कि रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन के लिए और फैक्टर क्या जरूरी है? आपको कैसे पता लगेगा किसी चीज की स्पीड बढ़ी है या कम हुई है? कैसे पता लगेगा? मान लो कि मेरे पास एक व्हील था, व्हील गोल गोल घूम रहा है ऐसे ही। पहले मैंने देखा वो धीरे चल रहा था, और अचानक क्या हुआ कि कोई आया और उसने व्हील को और तेजी से घुमा दिया, तो तेज चलने लगा। ठीक है? अब आपको कैसे पता कि वो तेज हुआ? आपको ऐसे पता हुआ कि उसकी स्पीड बढ़ी
क्योंकि आपने उसको पिछली स्पीड से कंपेयर किया। आपने पहले ये चेक किया कि व्हाट वाज द प्रीवियस स्पीड, व्हाट इज नाउ स्पीड, दैट मींस द चेंज इन द स्पीड यू ऑब्जर्व्ड। तो आपको स्पीड का तब पता लगेगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का जब आप टाइम के रेस्पेक्ट में उसको देख पा रहे होंगे। तो किसी भी चीज का एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन का तब पता लगता है जब हम टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी या स्पीड को देख रहे होते हैं। एग्जांपल, कार एक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली जा रही थी, ठीक है, आप देख रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई। अचानक से क्या हुआ, किसने एक्सीलरेटर पुश किया, जो ड्राइवर था उसने एक्सीलरेटर पुश किया और स्पीड बढ़ गई। आपको कैसे पता कि कार का एक्सेलरेशन हुआ है? क्योंकि आपने देखा कि पिछले टाइम में कार की स्पीड कैसे थी और फ्यूचर में, यानी कि मतलब पास्ट में इसकी स्पीड क्या थी और हम प्रेजेंट में क्या हो गई है। पास्ट से प्रेजेंट के बीच में क्या होता है? कौन सी ऐसी चीज है जो किसी चीज को पास्ट से प्रेजेंट में और प्रेजेंट से फ्यूचर में लेके आती है? क्या होती है वो? इट इज द ओनली थिंग, टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में बोलते हैं कि ये पहले की बात है, ये बाद की बात है, ये आज की बात है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कंसेप्ट है ना कि एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन, इसमें स्पीड का चेंज तो होगा, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, कैसे पता लगेगा चेंज हुआ? क्योंकि हम किसी चीज के रेस्पेक्ट में उसको देखेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम बोलते हैं कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो कैसे पता लगता है मोशन में? कभी हमने उसको देखा कि किसी टाइम पर वो रेस्ट में था और दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, उसकी पोजीशन बदल गई, टाइम के हिसाब से पोजीशन बदल गई तो हमने बोला मोशन में था। इसी तरीके से टाइम के रेस्पेक्ट में जब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑफ द स्पीड होती है तो उसको हम एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं। दोनों के दोनों बेसिकली एक ही चीज के अंदर आते हैं, उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। जनरली जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो एक्सेलरेशन है, इसमें ही हम अलग अलग चीजें पढ़ेंगे कि व्हाट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज कॉल्ड डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, ठीक है। तो अब डेफिनेशन क्या होती है एक्सेलरेशन की? उसमें दो चीजें आएंगी, क्या? चेंज इन स्पीड, और चेंज इन स्पीड कैसे पता लगती है? जब टाइम के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो डेफिनेशन में दो चीजें आएंगी, ठीक है। लिखते हैं जरा इसके अंदर डेफिनेशन लिखिए। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, एक लाइन की डेफिनेशन है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity of an object, the rate of change of velocity of an object is known as its acceleration. The rate of change of velocity of an object is known as its acceleration. ठीक है, लिख लिया बेटा? चलो अब देखते हैं कि डेफिनेशन के हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या बनता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। कि जब आप फिजिक्स पढ़ोगे या हो सकता है और भी चीजों में काम आ जाए और भी सब्जेक्ट्स में काम आ जाए, किसी भी डेफिनेशन में अगर ये लिखा है द रेट ऑफ चेंज, रेट, अगर रेट वर्ड किसी डेफिनेशन में लिखा है ना तो इसका मतलब होता है कि आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करना है। जैसे मैं आपको दो डेफिनेशन बताता हूं जो क्लास 9th के सिलेबस की है। एक डेफिनेशन थी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट वर्ड आया, डिवाइड बाय टाइम कर दिया। इसी तरीके से आगे एक चैप्टर आएगा वर्क एंड एनर्जी के नाम से, वहां पर वर्क की पावर की डेफिनेशन होती है वर्क अपॉन टाइम। तो बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। व्हेनेवर इन एनी डेफिनेशन देयर कम्स अ टर्म रेट, ठीक है। तो फिजिक्स में जब रेट वर्ड आता है तो इसका मतलब है कि आप डेफिनेशन में किसी फिजिकल क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करेंगे। और ये फ्यूचर में भी होता जाएगा, जब आप 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, जब भी कोई ऐसी डेफिनेशन आती है तो ऐसा ही होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये तो इसका डेफिनेशन हो गई। अब ये आता है हमारे पास ए, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का चेंज कैसे करोगे? वेलोसिटी का चेंज तब करोगे, मुझे चेंज निकालना है तो कम से कम दो चीजें तो चाहिए ना। चेंज निकालने का मतलब होता है डिफरेंस करना। डिफरेंस दो चीजों में होता है। अगर मैं बोलता हूं व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 5, तो ये इलॉजिकल है। 5 का डिफरेंस किसी चीज के साथ निकालूंगा ना। अगर मैं बोलता हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 5 एंड 3, तो आप 5 - 3 कर सकते हो, 3 - 5 भी कर सकते हो, लेकिन ये पक्की बात है कि अगर माइनस करना है तो दो चीजें तो चाहिए। तो इसी तरीके से अगर मुझे चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो मुझे दो डिफरेंट वेलोसिटी चाहिए।
अब उसमें दो कौन सी वेलोसिटी होंगी, एक तो होगी पहले की वेलोसिटी। अगर मुझे पता है कि मैंने एक्सेलेरेटर को प्रेस किया और कार की स्पीड बढ़ गई, तो मुझे कैसे पता एक्सेलरेशन हुआ, क्योंकि मैंने उसकी पहले की स्पीड को अब की स्पीड से कंपेयर किया होगा। दैट मींस द प्रीवियस स्पीड इज कंपेयर्ड विद द प्रेजेंट स्पीड। तो अब ये जो मेरे पास इनिशियल स्पीड थी, पहले की जो स्पीड थी, उसको हम इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी कह देंगे। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी उसको हम यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू से। और जो अब की स्पीड हो चुकी है, यानी बाद की स्पीड हो चुकी है, वो हो जाएगी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। तो हम चेंज इन वेलोसिटी में लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। Now final velocity is represented by v and initial velocity is represented by u upon time. This is a acceleration. तो acceleration का ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है, a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। ये आपके बहुत काम आएगा। और अब जो अच्छी क्वालिटी के न्यूमेरिकल्स बनेंगे, हालांकि एवरेज स्पीड के क्वेश्चन भी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, अब जो न्यूमेरिकल बनेंगे इस चैप्टर के अंदर वो इस फॉर्मूले के ऊपर बनेंगे, a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। ठीक है, तो ये आपके न्यूमेरिकल करने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, अगर एसआई यूनिट निकालनी है एक्सेलरेशन की तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट निकालनी है तो मुझे वेलोसिटी की एसआई यूनिट अपॉन टाइम की एसआई यूनिट करनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट थी हमारे पास, वो थी क्या, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, और टाइम की एसआई यूनिट क्या है, सेकंड। तो क्या आएगा हमारे पास, मीटर अपॉन सेकंड, ये सेकंड भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, सेकंड इंटू सेकंड, यानी कि मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। दिस इज नोन एज मीटर, वी कॉल इट एज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कैसे भी, जैसा भी आप लिखना चाहें। ठीक है, एक और भी तरीका है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ms-2। आपको ये ऐसे मिले या ऐसे मिले, ऑल आर करेक्ट। जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है, कंफर्टेबल आप जिसके अंदर है वो आप कर सकते हैं। ठीक, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। इसका पता अगर लगाना हो तो बेसिक जो फॉर्मूला एक्सेलरेशन का हमारे पास है वो है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। दोनों में से कोई एक चीज भी अगर वेक्टर है, वेलोसिटी या टाइम में से, तो जो फिजिकल क्वांटिटी उससे बनती है वो वेक्टर हो जाती है। तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, और टाइम स्केलर क्वांटिटी होती है। तो क्योंकि वेक्टर अपॉन स्केलर है तो अल्टीमेटली इट कम्स वेक्टर। तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, और अक्सर इसकी डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए वही होती है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो। अगर ऑब्जेक्ट सीधा चल रहा है, कोई कार सीधी चल रही है, उसकी वेलोसिटी इधर की ओर है तो एक्सेलरेशन भी इधर ही हो जाता है। हाँ, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उल्टी हो सकती है किसी केस में, वो होता है फ्रिक्शन का केस, जब कार अपने आप स्लो होती चली जाए। अगर आपने एक्सीलेटर को प्रेस करके छोड़ रखा है, प्रेस कर रखा है और चल रही है कार, अब एक्सीलेटर को छोड़ दीजिए, अगर आप ब्रेक ना भी लगाए ना तो भी कार अपने आप स्पीड उसकी कम होती चली जाती है। वो होता है ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ रोड, रोड के फ्रिक्शन की वजह से ऐसा होता है। तो कार तो आगे चल रही होती है, लेकिन कोई एक फोर्स ऐसा होता है जो उसको पीछे की रोकने की कोशिश कर रहा होता है, रोकने की कोशिश कर रहा होता है। अब कोई चीज आगे जा रही है और रोकने की कोशिश करोगे तो क्या करोगे, पीछे खींचोगे ना। वो जो पीछे खींचने का काम है, खींच कोई नहीं रहा, लेकिन रोड एक अपरेंट, एक इमेजिनरी फोर्स लगा रही होती है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही होती है, और जिधर फोर्स काम कर रही होती है उधर ही उसका एक्सेलरेशन काम कर रहा होता है। तो कार इधर जा रही है और फोर्स इधर की ओर लग रहा है, अल्टीमेटली कार धीरे धीरे करके रुक जाती है। वहां पर हम उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। तब वेलोसिटी इधर हो जाएगी, एक्सेलरेशन इधर की ओर हो जाएगा। तो ऐसा तब होता है जब कार की स्पीड कम हो रही है। तो वही मैं आपको लिखवा रहा हूं अभी। अब तक जो मैंने आपको बात करी है एक्सेलरेशन की, जो आपको डेफिनेशन बताई है, जिस हिसाब से बताई है, इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। ठीक है, तो बेसिकली एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड का इंक्रीज होना। लेकिन अगर स्पीड डिक्रीज हो रही हो तो वहां पर हम एक अलग वर्ड यूज करते हैं, वो क्या है, नोट करके आपको चीज लिखनी है, नोट। When
velocity of object decreases with time, टाइम के साथ अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो उस एक्सेलरेशन को ही हम एक और नाम से जान लेते हैं, और वो नाम होता है देन इट इज ड्यू टू नेगेटिव एक्सीलरेशन which is also known as retardation. रिटार्ड का मतलब होता है स्लो कर देना, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन, ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कुछ ऐसे आपके पास क्वेश्चन आएंगे जहां पर स्पीड कम हो रही होगी या वेलोसिटी कम हो रखी होगी, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा हो कैलकुलेट एक्सेलरेशन, तो आपके दिमाग में ये फिर आ सकता है कि भाई अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो फिर एक्सेलरेशन कैसे हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है, जनरली हम जो टर्म यूज करते हैं वो एक्सेलरेशन यूज करते हैं, लेकिन जब आप सॉल्व करके देखेंगे ना तो एक्सेलरेशन का जो आंसर आएगा वो आंसर ऐसा आ जाएगा। कोई न्यूमेरिकल था हमारे पास, जब न्यूमेरिकल और करेंगे तो मैं आपको और बताऊंगा इसके बारे में। मान लीजिए कि आपका आंसर आ गया -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ए का आंसर किसी दूसरे केस में आ गया +4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसी एक न्यूमेरिकल के अंदर एक्सेलरेशन का आंसर +4 आ गया और किसी में आ गया -5। तो एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो नीचे वाला है ये तो एक्सेलरेशन कहलाएगा, लेकिन जो ऊपर वाला है इसी को रिटार्डेशन भी कह देते हैं। तो रिटार्डेशन बेसिकली कुछ अलग नहीं है, वो एक्सेलरेशन ही है, लेकिन जिसका आंसर नेगेटिव में आए। तो अगर नेगेटिव में आपसे किसी क्वेश्चन में अगर वेलोसिटी डिक्रीज दिखा रखी है और लिख रखा है क्वेश्चन के अंदर कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एंड अल्टीमेटली इट इज आस्क्ड देन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, नो वरी, एक्सेलरेशन का आंसर आएगा माइनस में आ जाएगा। आप उस माइनस साइन के बाद लिख सकते हो कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट रिटार्डेशन इज टेकिंग प्लेस। निकालोगे आप ए ही, आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, लेकिन आप उस नेगेटिव को कि वो नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है उसको बताने के लिए आप नीचे लिख सकते हैं कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, या हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट रिटार्डेशन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, तो बस यही है, जो एक्सेलरेशन है वही रिटार्डेशन है, बस एक्सेलरेशन में वेलोसिटी बढ़ती है, रिटार्डेशन में कम होती है। तो बस ये सेम, ठीक है, फॉर्मूला भी वही है, एसआई यूनिट भी सेम है, सब कुछ। अगर आपसे पूछते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है कि राइट द एसआई यूनिट ऑफ रिटार्डेशन, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, ये क्वेश्चन आप साथ में लिख सकते हैं मेरे कि राइट द एसआई यूनिट ऑफ रिटार्डेशन, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार क्या करता है कि बच्चों को कंसेप्चुअली गलत करवा देता है कुछ। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। और ये सारी चीजें आपके बहुत काम आने वाली है जब न्यूमेरिकल करेंगे। अक्सर क्या होता है क्लास 9 में बच्चा जो होता है वो रट तो लेता है चीजों को, रटने का मतलब क्या है, आपको मैंने डेफिनेशन लिखवा दी, आपने उसको लर्न कर लिया ढंग से, लेकिन जब उसको अप्लाई करने की बारी आती है कि न्यूमेरिकल कैसे किए जाए तो वहां गलतियां बहुत ज्यादा होती है, और सिंपल न्यूमेरिकल में भी गलती होनी चालू हो जाती है। अगर सिंपल न्यूमेरिकल में मिस्टेक आ रही है तो इसका मतलब यह है कि आपने कंसेप्ट से नहीं पढ़ा, रट लिया। क्योंकि अगर आपने कंसेप्ट से पढ़ा है तो इजी न्यूमेरिकल हमेशा सही हो जाएगा, जो डिफिकल्ट होगा उसमें तो कोई भी फंस सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इजी न्यूमेरिकल गलत हो रहा है, इजी न्यूमेरिकल का मतलब सीधा सीधा जो मैंने फॉर्मूला बताया था a = v - u/t, अगर ऐसा न्यूमेरिकल गलत हो रहा है जिसके अंदर सिर्फ वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन गलत हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपने कंसेप्ट से चीजों को नहीं पढ़ा। तो आपको एक बार और थ्योरी को रिवाइज करना है, अपनी एनसीईआरटी बुक को पढ़िए, आपके जो रिफ्रेशर बुक है उनको एक बार ढंग से पढ़िए, ठीक है, तब जाके चीजों को और पक्का करेंगे आप। 2-4 सॉल्व एग्जांपल करिए, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल पे आइए, ओके। अब एक क्वेश्चन था आपके पास, राइट द एसआई यूनिट, राइट द एसआई यूनिट ऑफ रिटार्डेशन। चलो एक काम करते हैं, मैं आपको एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करा देता हूं, दोनों को कंपैरिजन करके आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
मैं लिखता हूं राइट द एसआई यूनिट ऑफ फर्स्ट पार्ट एक्सेलरेशन, सेकेंड पार्ट रिटार्डेशन। दोनों की ऐसे यूनिट करनी। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। मैक्सिमम कह रहा हूं मैं, मिनिमम नहीं कह रहा हूं। जबकि ये क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन है और कह रहे मैक्सिमम क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे अगर इसको गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब वही है कंसेप्ट से नहीं चीजों को पढ़ा। तो अब जो मैं बता रहा हूं उसको ढंग से सुनना कि ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन अगर आप इसके बाद कभी गलत करते हैं तो इसका मतलब रट रहे हैं, ये ध्यान रखना। एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट आपको लिखनी है तो वो मैंने थोड़ी देर पहले बताई कि वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ms-2 भी लिख सकते हैं। अब ऐसे में क्या करता है बच्चा कि रिटार्डेशन की जब ऐसा यूनिट लिखता है तो वो उसको लिख देता है माइनस मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो माइनस लगा दिया ना, दिस इज रॉन्ग, माइंड इट, दिस माइनस साइन इज रॉन्ग। माइनस साइन या प्लस साइन कभी यूनिट के साथ नहीं लगता, वो लगता है न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 5 लिखा हो तो उसके आगे माइनस साइन आएगा। लेकिन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज यूनिट, यूनिट के आगे कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाया जाता, वो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। तो रिटार्डेशन के लिए अगर आपने माइनस मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये बात होती है कि सर ने बताया था कि एक्सेलरेशन जो है वो तो पॉजिटिव होता है लेकिन रिटार्डेशन में नेगेटिव आंसर आता है। आंसर नेगेटिव आता है ना, ये यूनिट है, आंसर नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखें आपका जो आंसर होगा वो ये होगा, दोनों की ही ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, माइनस लगाना ही नहीं है, माइंडेड, माइनस नहीं लगाना। माइनस साइन सिर्फ वैल्यू के साथ आता है, -1, -2, -5, -500, -1000, लेकिन ये वैल्यू नहीं है, यूनिट है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो दोनों का आंसर एग्जैक्टली सेम है, माइंडेड। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक क्वांटिटी कैसी थी, स्केलर या वेक्टर। तो हम लिखते हैं, नोट करके एक चीज मैं लिख देता हूं, हालांकि क्वेश्चन आपका यहां खत्म हो गया। नोट करके आपको एक चीज लिखनी है कि एक्सेलरेशन, चाहे आपसे एक्सेलरेशन पूछे और रिटार्डेशन पूछे, दोनों में एक बात कॉमन आ जाएगी यहां पर, रिटार्डेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होती है दोनों, और मैंने आपको बता दिया इसलिए क्योंकि एक्चुअल फॉर्मूला इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हम इसको वेक्टर लिखते हैं। ठीक है बेटा, ओके। अब बात करते हैं, ये तो थी एक्सेलरेशन की, न्यूमेरिकल्स इसके कुछ नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहूंगा। कुछ ग्राफ्स हैं, ग्राफ्स इस चैप्टर में आगे जो आप टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे ग्राफ काम आएंगे, और उन ग्राफ के बेस पर मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं, क्योंकि आज की क्लास में जो भी हम पढ़ेंगे उनके क्वेश्चन आंसर कैसे बनते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्वेश्चन आंसर कैसे करे जाते हैं। और वो मान के चलिए कि वो बहुत इजी क्वेश्चन नहीं होते, उनमें दिमाग अच्छा लगता है, लेकिन ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ ये बात पक्के कि बहुत अटेंटिव होकर सुनना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए जो भी मुझे काम कराना है उसका इंट्रोडक्शन मैं आज कर दे रहा हूँ। एक्सेलरेशन का मैंने आपको पूरा टॉपिक पढ़ा दिया, मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बता दी, उसका फॉर्मूला बता दिया, उसकी एसआई यूनिट बता दी, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में डिफरेंस क्या होता है दैट वी डिस्कस्ड, और मैंने बता दिया कि देयर इज नो डिफरेंस इन द यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, दे आर एग्जैक्टली सेम। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, बिकॉज द रिटार्डेशन इज नथिंग, इट इज जस्ट द एक्सेलरेशन बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, यानी कि जिसमें वेलोसिटी कम हो रही होती है। ठीक है, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है ग्राफ्स, और जो मैं आपको ग्राफ्स यहां बता रहा हूं, जस्ट बिलीव मी, ये सारे के सारे ग्राफ आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसमें जितने भी ग्राफ मिलेंगे इनमें वो ग्राफ भी होंगे जो एनसीईआरटी में है, और इनमें वो ग्राफ भी होंगे जो एनसीईआरटी में नहीं है।
लेकिन वो आपके बहुत काम आने वाले हैं फ्यूचर में, ठीक है। क्योंकि वो क्यों काम आने वाले हैं, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अगर क्लास 9 में देते हैं, एनटीएससी का देंगे, एनएसटीएससी का देंगे, जो भी आप देना चाहते हो, ठीक है, तो उसके अंदर आपको ये ग्राफ पढ़ने ही होंगे। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के चले जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा जिस टॉपिक से रिलेटेड जो जो चीजें हैं वो मैं आपको साथ साथ कराते जा रहा हूँ, और बिलीव मी ये मुश्किल काम नहीं है, साथ में याद किया जा सकता है, लेकिन उसको अटेंटिव होकर आप देखें। हम बात कर रहे हैं ग्राफ्स की, और मैं यहाँ कुछ ग्राफ्स बनाऊंगा। अब वो कैसे कैसे हैं, आपके दिमाग में चल रहा हो कि सर ये क्या बना रहे हैं आप, एक जैसे ही सारे ग्राफ बना दिया आपने, डिफरेंस क्या है, आएगा डिफरेंस। अभी तो हालांकि मैंने 6 बनाए हैं, और भी बनेंगे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर और आगे बढ़ेंगे। किसी भी ग्राफ में, और ये लाइफ टाइम के लिए ध्यान रखिए, ये आपके हमेशा काम आएगा। किसी भी ग्राफ में पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सबसे पहली चीज जिसमें गलती नहीं होनी चाहिए वो ये होती है कि आपने उसके एक्सिस पे कुछ लिखा होना चाहिए। एक्सिस का मतलब समझते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर आपने इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा तो आप इसके अंदर कुछ भी बना दीजिए, यूजलेस। फिर आपने इसमें कैसी भी लाइन खींच दी हो, सब बेकार है। भले ग्राफ देखने में आपको सही लगे, लेकिन फिर भी उसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं है फिर उसका। तो इसलिए सबसे पहले मैं लिखता हूं एक्स टी। एक्स का मतलब है पोजीशन, या फिर डिस्टेंस बोल सकते हैं, या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। यहां भी मैं एक्स टी लिखता हूं, और यहां भी एक्स टी लिखता हूं। ये 3 ग्राफ मैंने एक्स टी के बना दिए पहले, ओके। फिर मैं बनाता हूं वी टी, वी टी, वी टी। x इज डिस्प्लेसमेंट एंड t इज टाइम, ठीक है, इन तीनों ग्राफ में। Here v इज वेलोसिटी, t इज टाइम। सबसे पहले मैंने एक्सेस लिखे, और मैंने आपको बताया कि अगर आपने एक्सेस नहीं लिखे तो आप फिर आप इसके अंदर कुछ भी कर लीजिए, यूजलेस ग्राफ, जीरो मिलता है, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे कि आपकी आइडेंटिटी आपके पापा मम्मी से है, क्योंकि आपकी खुद की अभी कोई आइडेंटिटी नहीं है। रीजन, आप उनके नाम से जाने जाते हैं, आपके नाम से आपके पापा मम्मी नहीं जाने जाते। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के नाम से पापा मम्मी जाने जाते हैं, क्लास 9 में वो ऐसी हरकत कर देते हैं स्कूल के अंदर कि पूछते हैं भाई इसके पापा को बुलाओ। अच्छा, आप इसके पापा हैं, ये तो अलग केस है। लेकिन जनरली क्या होता है कि अभी आपने कोई आइडेंटिटी ऐसी नहीं बनाई है, अच्छी वाली, फेमस वाली आइडेंटिटी, तो आपकी आज जो भी आइडेंटिटी वो आपके पापा मम्मी की वजह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ में भी ऐसा ही है। ये जो 2 चीजें लिखी हुई है ना मैंने, ये पापा मम्मी है ग्राफ के। जब तक ये पापा मम्मी यहाँ पे नहीं होंगे इस ग्राफ में, आप कुछ भी बना लीजिए, कोई सेंस ही नहीं है, ठीक। तो पहली बात ये, क्योंकि मैंने मैक्सिमम बच्चों को देखा है कि वो ग्राफ पे एक्सिस पे कुछ नहीं लिखते, शेप बना देते हैं बस, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, खत्म, और वो सोचते हैं फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। जीरो मिलता है। बिल्कुल ध्यान रखिए, सबसे पहला एक्सिस बनाना है। अब आगे सुनो, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, और ये, इन तीनों ग्राफ का पहले मैं आपको मीनिंग बता दूं। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट का मतलब पैरेलल टू टाइम एक्सिस। कभी किसी ग्राफ में अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाए, स्ट्रेट लाइन कैसी, ऐसी टिल्टेड, तिरछी, तो ये एक एंगल बनाती है, उसको हम बोलते हैं स्लोप, ठीक है। तो किसी भी ग्राफ का स्लोप जो होता है, जो एंगल होता है, मतलब ये ग्राफ किस चीज का है, ये इसका स्लोप बताएगा। जैसे कि अगर आपको ये पता लगाना है कि ये ग्राफ किस चीज का है, तो y एक्सिस पे आपने जो भी लिखा हुआ है उसको x वाले से डिवाइड कर दो, और y अपॉन x से जो भी आपका आंसर आएगा ये ग्राफ उस चीज का होगा। जैसे y एक्सिस पे लिखा है डिस्प्लेसमेंट, और t पे x एक्सिस पे लिखा है टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज व्हाट,
वेलोसिटी। तो ये ग्राफ है वेलोसिटी का। अगर ये x का मतलब डिस्प्लेसमेंट ना होकर डिस्टेंस होता तो डिस्टेंस अपॉन टाइम जो होता वो होता स्पीड, तो ये ग्राफ होता स्पीड का। तो ये ध्यान रखना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया तो स्पीड का ग्राफ हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया तो वेलोसिटी ग्राफ हो गया। तो एक बात तो ये पता लगे कि ये ग्राफ जो है वो दिस अपॉन दिस से क्या मिला हमको, अगर मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट बोला तो ये हो गया वेलोसिटी। ये ग्राफ वेलोसिटी का तो है। अब सुनो, अगर स्ट्रेट लाइन चल रही है, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन, अब वो चाहे तिरछी जा रही हो, टिल्टेड जा रही हो, लेकिन है तो सीधी, स्ट्रेट है। ओके, अब ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी कहलाती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसकी बात करते हैं, कोशिश करिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये ग्राफ किस चीज का हुआ, वेलोसिटी का ही हुआ। ओके, अब इसमें कर्व लाइन दिख रही है आपको। अगर स्ट्रेट लाइन को मैं बोलता हूं यूनिफॉर्म, तो कर्व का नाम क्या होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म। ये एक जैसा नहीं है, घूम गया, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये ग्राफ हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। ठीक है, ओके। अब सुनो थर्ड ग्राफ। थर्ड ग्राफ में क्या था, थर्ड ग्राफ में आपको देख के क्या लग रहा है, स्ट्रेट लाइन है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी है, तो वेलोसिटी होनी चाहिए, और स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होनी चाहिए। अब ये तो सोचिए कि अगर आपको ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिख रहा है, लग रहा है, दिख नहीं रहा है, लग रहा है, और ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, लेकिन ग्राफ दोनों एक जैसे हैं ही नहीं। एक में बन रहा है एंगल और इसमें कोई एंगल ही नहीं है, ये तो 0 डिग्री का एंगल है, पैरेलल लाइन के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो अब इसको समझने का मैं तरीका बताता हूं। मान लीजिए कि x का मतलब पास है 0 1 2 3, 0 सेकंड पर कोई ऑब्जेक्ट 25 मीटर पे है, 1 सेकंड बाद भी 25 मीटर पर ही है, आपने ग्राफ तो बनाना सीख रखा होगा। 2 सेकंड बाद भी 25 मीटर पे, 3 सेकंड बाद भी 25 मीटर पे। इसका मतलब क्या निकलता है भाई, 0 सेकंड पे देखा ऑब्जेक्ट को 25 मीटर पे था, 1 सेकंड बाद देखा तो भी 25 मीटर पे, 2 सेकंड बाद भी 25 मीटर पे। इसका मतलब ये निकलता है कि वो रेस्ट पर है, चल नहीं रहा। अगर वो चल रहा होता तो टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन बदल जाती ना, लेकिन वो तो हमेशा सेम पोजीशन पे है। तो इसका मतलब टाइम भी बढ़ने के साथ साथ इफ देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट मींस इट इज एट रेस्ट। तो ये ग्राफ वेलोसिटी का नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ क्या है, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। रेस्ट पर है ऑब्जेक्ट, नहीं चल रहा। ठीक है, तो समझ ले दोनों में डिफरेंस क्या था। ये एक एंगल बनाता है और ये पैरेलल लाइन है, किसके, टाइम एक्सिस के। जब भी पैरेलल लाइन टाइम एक्सिस के हो तो ग्राफ थोड़ा अलग हो जाएगा। ठीक है, 25 मीटर पे था, 1 सेकंड बाद भी 25 पे था, 2 पे भी 25 पे था, 3 पे भी, यानी सो रहा है कोई, या तो सो रहा है या फिर, ठीक है, दोनों ही कंडीशन पे रेस्ट पे ही तो कहलाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पर फोर्थ। अब आपको सोचना है कि जो मैंने ऊपर लॉजिक बनाया उसके हिसाब से क्या बनता है। ये है वेलोसिटी और ये है टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम को थोड़ी देर पहले हमने कुछ पढ़ा था, बस वेलोसिटी अपॉन टाइम ना पढ़ के हमने पढ़ा है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। भाई चेंज इन वेलोसिटी भी तो वेलोसिटी ही होती है, वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करने के बाद भी वेलोसिटी आता है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम को बेसिकली हमने क्या पढ़ा है, एक्सीलरेशन। तो इसका मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि y एक्सिस पे लिखा था आपके पास वेलोसिटी और x एक्सिस पे लिखा था टाइम। तो जब मैं वेलोसिटी अपॉन टाइम करूंगा तो मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन। ठीक, अब मैंने ये ग्राफ बना दिया ऐसे स्ट्रेट। अगर मैंने स्ट्रेट लाइन इसको बनाया है तो क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन, और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो क्या बोलेंगे इसको, तो इसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन एंड इफ इट इज स्ट्रेट लाइन इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, अब बात करते हैं, ऐसे आ गया तो वेलोसिटी अपॉन टाइम था, क्या बनेगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम से फिर आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। ठीक, अब बात करते हैं इस लाइन के साथ क्या होगा। देखो मैंने तीनों ग्राफ नीचे वाले और ऊपर वाले एक जैसे बनाए, लेकिन किस बात से फर्क पड़ गया। अब आपको हो सकता है लगेगा कि भाई इसमें भी स्ट्रेट लाइन है, इसमें भी स्ट्रेट लाइन, लेकिन ग्राफ सेम थोड़ा ना हुआ। सेम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम लिखा हुआ है,
और यहाँ वेलोसिटी टाइम लिखा हुआ है। एक्सिस बदलने से ग्राफ का नाम बदल जाता है। ठीक है, अब सुनो, इसको भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करते हैं। 0 सेकंड पर कोई ऑब्जेक्ट मान लो 25 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, क्योंकि वेलोसिटी है, डिस्टेंस नहीं है। 0 सेकंड पर कोई ऑब्जेक्ट 25 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। आफ्टर 1 सेकंड इट इज अगेन मूविंग विद 25 किलोमीटर पर सेकंड। आफ्टर 2 सेकंड इट इज अगेन मूविंग विद 25 किलोमीटर पर सेकंड। मीनिंग क्या होता है? टाइम के साथ साथ 25 किलोमीटर पर सेकंड ही उसकी स्पीड है, तो चल तो रहा है, क्योंकि स्पीड तो है या वेलोसिटी है। तो अगर वो चल रहा है लगातार और टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो अगर एक ही पर्टिकुलर वेलोसिटी से चलता जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये ग्राफ आपके पास है कांस्टेंट वेलोसिटी का, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज मूविंग। और किस नाम से हम इसको जानते हैं? इसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह लेते हैं, वेलोसिटी। और इस केस में एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है 0। क्यों एक्सेलरेशन 0 इसलिए होता है क्योंकि देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी। एक्सेलरेशन तब होता है जब वेलोसिटी में चेंज आता है। जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा तो फिर एक्सेलरेशन कैसे होगा? ठीक है बेटा, राइट। तो ये 6 ग्राफ आप याद रखिए। नेक्स्ट क्लास में आपको 5 ग्राफ और बताऊंगा, ठीक है। और हम न्यूमेरिकल करेंगे ऑन द बेस ऑफ एक्सेलरेशन टॉपिक। कुछ न्यूमेरिकल आपको हो सकता है कि मिल भी जाए, और आप शॉर्ट एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हैं अपने बुक्स के अंदर, ठीक है। इजी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, पहले आप उसे कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बिल्कुल बिंदास होके। सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना पूरा ध्यान रखेंगे, ठीक है।